हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हमने देखा था कि हम किसी भी सब स्पेस को यूनियन ऑफ टू प्रॉपर सब स्पेस में नहीं लिख सकते। यानी कि V ऑफ F इक्वल टू W1 यूनियन W2 नहीं लिख सकते अगर W1 एंड W2 क्या है, प्रॉपर सब स्पेस है वेक्टर स्पेस के। हमने देखा था कि वेक्टर स्पेस को हम लोग तीन प्रॉपर सब स्पेस के यूनियन में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या थी कि फील्ड हमें फाइनाइट चाहिए। फील्ड हमारा क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, लेट V1F एंड V2F सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस के। V1F एंड V2F क्या है? सबसेट है वेक्टर स्पेस के। B सब स्पेस, then V1 intersection V2 is the largest subspace in V1 and V2। क्या बोल रहा है कि अगर V1F एंड V2F सब स्पेस है वेक्टर स्पेस के, तो V1 इंटरसेक्शन V2 क्या होगा? लार्जेस्ट सब स्पेस होगा V1 एंड V2 में। जैसे देखो यहाँ पे V1 इंटरसेक्शन V2 है, तो ये जो एरिया आ रहा है ये क्या है? V1 इंटरसेक्शन V2। और ये क्या है? लार्जेस्ट कॉमन सब स्पेस इन V1 एंड V2। ये दोनों क्या है? लार्जेस्ट कॉमन सब स्पेस V1 एंड V2 में। इसका प्रूफ देखो, लेट V1 and V2 is subspace of V over F। V1 V2 क्या है? सब स्पेस है V over F के। देन इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ V1 and V2 is non-empty is the largest subspace in V1 and V2। ये हमें दिखाना है। क्लियर? तो देखो, लेट ए भी बिलोंग कर रहा है V1 इंटरसेक्शन V2 से। दिस इम्प्लाई ए भी बिलोंग करेगा V1 से एंड ए भी बिलोंग करेगा V2 से। अगर इंटरसेक्शन से कर रहा है तो V1 एंड V2 दोनों से करेगा। दिस इम्प्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? लैम्डा ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा V1 से, क्योंकि V1 क्या है? सब स्पेस है। एंड लैम्डा ए प्लस बी ये बिलोंग करेगा V2 से, क्योंकि V2 भी सब स्पेस है। तो ये कैसे आ रहा है? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सब स्पेस। क्योंकि ये जो V1 V2 है ये सब स्पेस है ना, वेक्टर स्पेस VF के। तो इनमें जो ए बी बिलोंग करेगा उन्हें हम लैम्डा ए प्लस बी में लिख सकते हैं, यानी कि एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन की जो दो प्रॉपर्टी थी उसे सेटिस्फाई करेगा ये दोनों भी। दिस इम्प्लाई लैम्डा ए प्लस बी बिलोंग करेगा V1 इंटरसेक्शन V2 से, क्योंकि दोनों में कर रहा था। For all EV belongs to V1 intersection V2 and lambda belongs to F। This imply V1 intersection V2 भी क्या हो गया? Is a subspace। हमने दो एलिमेंट लिए A और B, कहाँ से? V1 इंटरसेक्शन V2 से, और एक स्केलर लैम्डा लिया F से, तो ये भी बिलोंग कर गया V1 इंटरसेक्शन V2 से। तो V1 इंटरसेक्शन V2 क्या आ गया? सब स्पेस आ गया। और अब हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि V1 इंटरसेक्शन V2 लार्जेस्ट सब स्पेस है जो V1 एंड V2 में कंटेन है ना। तो देखो, सेकेंड हमें क्या दिखाना है? तो V1 इंटरसेक्शन V2
सबसेट हो जाएगा V1 का, एंड V1 इंटरसेक्शन V2, V2 का भी सबसेट हो जाएगा. सो लेट W be the subspace such that W is subspace of V1 and W is subspace of V2. हमने क्या ले लिया कि W एक सबस्पेस है और वो दोनों किसके, और W V1 एंड V2 दोनों का सबस्पेस है. अगर W V1 और V2 दोनों का सबस्पेस है तो W दोनों के इंटरसेक्शन का सबस्पेस भी होगा. This implies W is subspace of V1 intersection V2. तो यहां से क्या गया कि तो V1 इंटरसेक्शन V2 W को भी कंटेन कर रखा है, और W कैसा है, कोई आर्बिट्री सबस्पेस हमने लिया. तो इसका क्या मतलब है कि V1 इंटरसेक्शन V2 is the largest subspace contained in V1 and V2. हमें यही दिखाना था कि अगर V1 V2 सब स्पेस है V ऑफ F के, तो V1 इंटरसेक्शन V2 लार्जेस्ट सब स्पेस हो जाएगा किसका, V1 और V2 का. क्लियर. नेक्स्ट देखो, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सब स्पेस is again a subspace if and only if their union becomes one of these subspace. कि आर्बिट्री यूनियन करें अगर हम सब स्पेस का, तो वो अगेन एक सब स्पेस बनाएगा इफ एंड ओनली इफ कि उन सारे यूनियंस में से कोई एक सब स्पेस ऐसा होगा जो उन सारे सब स्पेस को लेकर बैठा होगा. ठीक है. जैसे अगर यूनियन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n VI करें, तो इस तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, Vj के. यानी कि एक सब स्पेस Vj ऐसा होगा जो उन सारे सब स्पेस की यूनियन के इक्वल हो जाएगा. यानी एक सब स्पेस उन सारे सब स्पेस को कंटेन करके बैठा होगा. क्लियर. एंड ये J 1 और n के बीच में होगा. ठीक है. तो कोई ना कोई ऐसा सब स्पेस जरूर होगा जो बाकी सारे सब स्पेस को कंटेन कर रखा होगा, तभी हम यूनियन लिखेंगे तो वो सब स्पेस आएगा. क्लियर. एक एग्जांपल देख लो इसके लिए कि V1 इंटरसेक्शन V2 लार्जेस्ट सब स्पेस है. इसका एक एग्जांपल देख लो. मान लो VF ले लेते हैं हम लोग R2 ओवर R, और V1 है X एक्सिस और V2 हमने ले लिया XY प्लेन. इसका क्या मतलब है, ये क्या हो गया, ये R2 ओवर R हो गया. तो V1 हम ले लेते हैं X एक्सिस और V2 ले लिए XY प्लेन. तो V1 इंटरसेक्शन V2 करेंगे तो क्या आएगा, X एक्सिस इंटरसेक्शन XY प्लेन इज इक्वल टू X एक्सिस आएगा, ये है ना. तो ये X एक्सिस सबसे बड़ा सब स्पेस होगा, लार्जेस्ट सब स्पेस होगा किसमें, V1 एंड V2 में. क्लियर. नेक्स्ट रिजल्ट देख लो. इफ V of F is a vector space over infinite field. वेक्टर स्पेस किस पे है, इनफाइनाइट फील्ड पे. Then V is never a union of
फाइनाइटली मेनी प्रॉपर सब स्पेस, कि अगर वी एफ वेक्टर स्पेस है किसी इनफाइनाइट फील्ड पे, तो हम कभी भी उस वेक्टर स्पेस को प्रॉपर सब स्पेस की फाइनाइट यूनियन में नहीं लिख सकते हैं। हमने कल देखा था कि 3 प्रॉपर सब स्पेस के यूनियन में हम लोग लिख रहे थे, तो वहां पर स्पेस कैसा था हमारा, वहां पे फील्ड कैसा था हमारा, वहां पे फील्ड फाइनाइट था, है ना, तो हम लिख पा रहे थे। और यहाँ पर फील्ड कैसा है, इनफाइनाइट फील्ड है। तो किसी भी वेक्टर स्पेस को जो इनफाइनाइट फील्ड पर डिफाइन है, उसे हम प्रॉपर सब स्पेस के फाइनाइट यूनियन में नहीं लिख सकते। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, let V over F be a vector space over a field F, then a vector V is said to be a linear combination of V1, V2, Vn if there exist scalars lambda1, lambda2, lambda n such that V equal to lambda1 V1 plus lambda2 V2 plus lambda n Vn। क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F, देन अ वेक्टर V को हम कैसे लिख सकें, वेक्टर V को हम V1, V2, Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें, जहां पर lambda1, lambda2, lambda n कहां से आ रहा हो, फील्ड से, और ये क्या है, स्केलर। तो हम V को ऐसे लिख सके कि V इक्वल टू सम lambda1 V1 प्लस lambda2 V2 प्लस lambda n Vn, तो हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल से समझो। फर्स्ट, अगर हमें लिखना है 1 2 is a linear combination of 1 0 0 1। अगर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है 1 2, तो हम 1 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 इक्वल टू सम अल्फा 1 0 प्लस बीटा 0 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 0 बीटा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 2। हम 1 2 को कैसे लिख पाएंगे, 1 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 0 1। तो ये क्या आ जाएगा, ऐड होके 1 एंड 2। तो हमें 1 2 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा V1 प्लस बीटा V2, ये और ये वेक्टर है ना V1 V2। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ 1 2 3 बिलोंग कर रहा है R3 से, is a linear combination of 1 1 1 1 1 0 and 1 0 0। तो 1 2 3 को हम इन तीनों V1 V2 V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 इक्वल टू A1 1 1 प्लस B1 1 0 प्लस C1 0 0, और ए बी सी आर से आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, ए प्लस बी इक्वल टू 2 एंड ए इक्वल टू 3। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 3। अगर ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू -1, इसमें रखेंगे तो क्या आएगा,
c इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज -1। तो यहाँ से क्या आ गया, c इक्वल टू -1। तो हमें मिल गया ना अपना a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू भी -1 रखेंगे अगर हम इन तीनों वेक्टर में, तो हम 1 2 3 बना लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 a linear combination of x cube plus 1 x square plus 1 x plus 1 that is subspace of R3 over R। क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन है x क्यूब प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 का? तो देखो, इसमें हम सेम अपने जनरल मेथड से जाएंगे। a x क्यूब प्लस 1 प्लस b x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c x प्लस 1 each equal to x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो ए क्या हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ से बी क्या हो जाएगा 1, एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है तो सी भी हो जाएगा 1, और कांस्टेंट टर्म 1 है तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। लेकिन ए बी सी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 एंड 3 इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या गया, कंट्राडिक्शन। सो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ नहीं है, नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैट्रिक्स है। each this matrix a linear combination of 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 and 0 0 1 0 1 0 1 0 0। तो ये सब क्या है, v1 v2 v3 v4 v5 है ना। तो हमें क्या लिखना है, हमें ये वाली मैट्रिक्स लिखनी है इन सारी v1 v2 की हेल्प से, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो देखो क्या हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ये मैट्रिक्स बना पाएंगे। तो a 1 1 0 1 0 0 0 0 0 प्लस b 1 0 1 0 0 0 1 0 0 प्लस c 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस d 1 0 0 0 1 1 0 1 1 प्लस e 0 0 1 0 1 0 1 0 0। तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई 0 है किसके इक्वल, 1 के। फर्स्ट एंट्री क्या है 1, तो दिस इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या है, a इक्वल टू सेकेंड एंट्री 2 है, a इक्वल टू 2। फिर देखो b प्लस ई, b प्लस ई इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a सिर्फ a इक्वल टू 4। तो देखो आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। a इक्वल टू क्या आ गया 2 और a इक्वल टू आ गया 4। क्या एक ही नंबर 2 और 4 दोनों इक्वल हो सकता है, नहीं।
तो यहां से आ गया कंट्राडिक्शन, तो ये क्या हो गया, नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन। एक नोट लिखो, नोट, एक चीज ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स देखो 1 1 0 1 0 0 0 0, तो देखो ये एंट्री सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। सिमिलरली इसमें देखो ये सारी एंट्री सेम है, तो ये सारी एंट्री सेम, इसका क्या मतलब है, ये सारी मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और हमें पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हम सम करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सब स्पेस बना रही थी, हमने पीछे एग्जांपल में देखा था। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर सम करोगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक ही आएगी ना। और अगर उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर दोगे तो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही आएगी। पीछे ये एग्जांपल हमने किया था, तो एग्जांपल करने का यही फायदा होता है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है, इसे हमें चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जितनी भी मैट्रिक्स हमें V1 V2 V3 V5 तक मिली है, ये सारी मैट्रिक्स कैसी है, ये सारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, वो मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सब स्पेस बनाता है ना। और हम कौन सी मैट्रिक्स को इन मैट्रिक्स की हेल्प से बनाना चाहते थे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाली मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है ना, ये मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक नहीं है जैसे हम बनाना चाहते थे। तो जब हमने देखा कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हैं, और खुद जो मैट्रिक्स बनानी है हमें वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, हमें यहाँ पे चेक करने की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। क्लियर? तो नोट में लिखो कि all these metrics are symmetric, so the resultant matrix will also be symmetric, and this matrix is not symmetric, this imply not a linear combination. Clear? Next example देखो, is 10x is linear combination of sin x and cos x in space of C01. C01 मतलब continuous function in 01 of R। तो पूछ रहा है क्या tan x लीनियर कॉम्बिनेशन है sin x एंड cos x का, और क्या स्पेस दे रखा है कॉन्टिन्यूस फंक्शन का, और इंटरवल उसका क्या है 0 1। तो देखो tan x को क्या हम sin x और cos x के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे, tan x इक्वल टू a sin x प्लस b cos x for all x belongs to 0 1। ठीक है, तो चलो ले लेते हैं x इक्वल टू 0, इस पर चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 0 इक्वल टू 0, साइन x मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हो गया 0 प्लस b, तो यहां से क्या मिल गया हमें b इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे b 0 है, तो यहाँ पर tan x किसके इक्वल आ गया a sin x के। तो इस इंटरवल में tan x किसके इक्वल है a sin x के। नेक्स्ट पॉइंट ले लो, x इक्वल टू पाई बाय 4। देखो पाई बाय 4, पाई क्या होता है 3.14 एंड 4, 4 3.14 से बड़ा है तो ये इस इंटरवल में बिलोंग कर जाएगा। तो देखो tan पाई बाय 4 इसकी वैल्यू क्या होती है 1, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू a sin पाई बाय 4। तो ये क्या आ गया 1 इक्वल टू a इंटू साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2। तो यहां से हमें क्या मिला a इक्वल टू √2।
नेक्स्ट ले लो x इक्वल टू पाई बाई 6। हमें जब ऐसे इंटरवल में चेक करना होता है फंक्शंस का कि फंक्शन लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, और तो हमें फंक्शंस चेक करने के लिए इंटरवल से पॉइंट उठाने पड़ते हैं और उस पॉइंट पर चेक करना पड़ता है वैल्यू कि फंक्शन हमारा कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक ठीक है, तो हम x से पाई बाई 6 उठाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 पाई बाई 6, और 10 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 1/√3 इक्वल टू, और a की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी √2, तो √2 इंटू साइन पाई बाई 6, तो यहाँ क्या आ गया √2 इंटू साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/√2 के इक्वल। तो यहाँ से आ गया 1/√3 इक्वल टू 1/√2 होता है क्या, √3 इज नॉट इक्वल टू √2, तो यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन आ गया, नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन। ये हम tan x को sin x एंड cos x के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। क्लियर, हम tan x को sin x एंड cos x के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 1 प्लस 2x प्लस 4x²। तो देखो इसमें वेक्टर क्या है 1x एंड x², तो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ना कि 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू x²। तो ये क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1x एंड x²। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है या नहीं है, हम कैसे चेक करते हैं, होप कि आ गया होगा। नेक्स्ट देखो लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन क्या होता है, डेफिनेशन, लीनियर स्पैन, let S be a set of vectors in a vector space। S क्या है, set of vectors in vector space V। The subspace spanned by S is defined to be the intersection W of all subspace V which contain S when S is a finite set of vectors। और S क्या है, अल्फा, अल्फा 2, अल्फा n। We shall simply call W the subspace spanned by the vector अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n। क्या कह रहा है कि अगर S मेरे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है, वेक्टर स्पेस V है हमारे पास, उस वेक्टर स्पेस V में S एक सेट है जिसमें वेक्टर्स है। ठीक है, तो द सब स्पेस स्पैन्ड बाय S, S से जो सब स्पेस स्पैन हुआ is defined to be an intersection W of all subspace V which contain S। क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे कि देखो S क्या है मेरे पास, S एक नॉन एम्प्टी सेट है, किसका, वेक्टर स्पेस V का, और हम क्या ले रहे हैं W, और W कहाँ से आता है, W आता है अगर हम लोग लैम्डा आई SI करें और I इक्वल टू 1 to n है, और n कहाँ से आ रहा है नेचुरल नंबर से, और S बिलोंग कर रहा है S से, और लैम्डा बिलोंग कर रहा है F से। ये जो S वेक्टर्स है, ये S वेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं, S से,
जिसमें वेक्टर का सेट है, ठीक है। इन एस एंड लैम्डा का हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो ये W क्या बना लेगा, ये W सब स्पेस बना लेगा, और ये ऐसा स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा जो S को कंटेन किया हुआ होगा, ठीक है। देन दिस W इज become a subspace and is smallest subspace containing S। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लीनियर स्पैन ऑफ S, और डिनोट करते हैं LS से या इस S से। देखो इस S से जो ये S लिखा है, कुछ याद आ रहा है? ऐसा ही हम कब लिखते थे, जब हम लोग ग्रुप पढ़ रहे थे तो हम यहाँ पे ऐसे ए लिखते थे, तो उसको हम क्या बोलते थे, ए ग्रुप जनरेटेड बाय ए, यानी ए जो है वो पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है। फिर हमने रिंग में भी पढ़ा था एक जनरेटेड बाय ए, कि वो ए पूरे रिंग को जनरेट कर रहा था। वैसे ही यहाँ पर ये क्या है, एस स्पेस एस, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्पैनिंग सेट या लीनियर स्पैन। तो ये एस क्या करता है, ये एस वो सबसे छोटा सब स्पेस है, ये एस वो सबसे छोटा सब स्पेस है जो पूरे सब स्पेस डब्ल्यू को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ये एस क्या है, ये जनरेटिंग सेट है। अगर अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो ये एस क्या है, ये एस जनरेटिंग सेट है, कि हम कौन सा सबसे छोटा सेट लें जो पूरे सब स्पेस का जनरेट कर दे, ठीक है। इसमें भी वही लिखा है कि हम क्या ले रहे हैं, हम इंटरसेक्शन W ले रहे हैं ऑल सब स्पेस B का, कि हम जितने भी सब स्पेस है उन सारे सब स्पेस का हम इंटरसेक्शन ले लें, तो हमारे पास वो सबसे स्मॉलेस्ट स्पेस आ जाएगा जो सारे सब स्पेस को जनरेट कर देगा। तो जनरेटिंग स्पेस को क्या बोलते हैं, लीनियर स्पैन, ठीक है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर S का हम ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें, S हमारे पास कैसा सेट है जो सारे जो वेक्टर्स को कंटेन किए हुए हैं, अगर हम S का ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन से जो सेट बनेगा, वो लीनियर कॉम्बिनेशन से जो सेट बनेगा वो क्या होगा, वो सब स्पेस बनेगा। अब देखो एग्जाम्पल से समझो तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फाइंड LS ऑफ S, हमें क्या करना है, ये S में कौन से एलिमेंट है, 1 1 1 एंड 1 0 1, ये वेक्टर्स है S के, और हमें क्या पता करना है कि इसका लीनियर स्पैन क्या बनेगा, और ये आ रहा है R³/R6। तो देखो अगर हम ले लें XYZ, ठीक है, हमें ये बनाना है, तो अगर यहाँ पे लिखोगे A1 1 1 प्लस B1 0 1, तो यहाँ कहाँ, ये क्या आ जाएगा, A प्लस B, फिर से क्या आएगा A, और फिर आ जाएगा A प्लस B। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट हमारा सेम है, तो इससे जो स्पेस बनेगा वो कैसा दिखेगा, एक्स वाई एक्स टाइप का, यानी कि x इक्वल टू z हो जाएगा। तो देखो a प्लस बी इक्वल टू एक्स है, और a इक्वल टू वाई है, और a प्लस बी इक्वल टू एक्स है। तो a इक्वल टू क्या है, y, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसमें y प्लस बी इक्वल टू एक्स, दिस इम्प्लाई b इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है y, और b की वैल्यू क्या है y प्लस एक्स माइनस वाई, और फिर a की वैल्यू y एंड y प्लस एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा। तो देखो LS क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्स सच डेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो देखो लीनियर कॉम्बिनेशन में दो एलिमेंट आ गए ना, ए बी सी,
सच डेट ए इक्वल टू सी आ गया एंड ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका स्पैनिंग सेट क्या बन गया, एक्स वाई एक्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो कि R3 has 4 type of सब स्पेस, कि R3 के पास 4 तरह के सब स्पेस होते हैं। खुद R3, ट्रिवियल दैट इज ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू origin एंड प्लेन। R3 के पास 4 सब स्पेस होते हैं, R3, origin, straight line passing through origin and plane। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, s इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 एंड 1। ये क्या है, सबसेट ऑफ आर एक्स। देन पूछ रहा है कि इसका स्पैनिंग एल एस क्या होगा, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस 1 प्लस डी 1 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस सी प्लस डी। ठीक, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, आर क्यूब एक्स से, आर क्यूब एक्स, आर क्यूब एक्स से, और इसको किसके इक्वल होना है, अल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस गामा एक्स प्लस डेल्टा। ठीक है, तो चलो कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट। तो देखो अल्फा एक्स क्यूब के साथ है और यहाँ एक्स क्यूब के साथ सिर्फ ए है, तो ये क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू ए, बीटा इक्वल टू बी एंड गामा इक्वल टू सी, एंड डी क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। दिस इम्प्लाई डी इक्वल टू डेल्टा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। सो A, B, C, D can be any real number and alpha, beta, gamma, delta can also be any real number. Thus, the linear span of S is the set of all polynomial of degree 3 or less with real coefficient which is denoted as R3X। तो देखो इसे जनरेट करने के लिए ए बी सी अल्फा बीटा गामा सबकी जरूरत थी, है ना, क्योंकि x3 एक्स स्क्वायर एक्स सी डी ये सारे कोफिशिएंट्स हमें यूज आ गए, मतलब कोई हम ऐसा नहीं दिखा पाए कि a इक्वल टू बी या b इक्वल टू सी या कोई किसी के इक्वल है, ऐसा हम कुछ दिखा नहीं पाए सिवाय d के, कि d हमारा डेल्टा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा के हो गया, है ना। इसके अलावा हम कुछ नहीं दिखा पाए, तो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि ये एक एलआई सेट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक एलआई सेट है, इसीलिए जो हमने लिया लीनियर स्पैन के सेट में वो पूरा पूरा सेट वापस से आ गया। स्पैनिंग सेट यूजुअली क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है थोड़ा, जब हम जैसे पहले वाले एग्जांपल में देखो ए इक्वल टू सी आ गया था ना, यानी कि हमने क्या दिखा दिया था कि x इक्वल टू जेड है, हमने 2 एलिमेंट लिए थे
R3/R से और इस स्पेस को जनरेट कर लिया था। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने एलिमेंट है हमें उतने कोफिशिएंट्स भी चाहिए, कोई किसी के इक्वल नहीं हो रहा। यानी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये जो स्पेस है ये कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये क्या हो गया, इस स्पैनिंग सेट से जो स्पेस जनरेट हुआ वो कौन सा हो गया, वो खुद R3X अगेन जनरेट हो गया, पूरा पूरा R3X वापस जनरेट हो गया। सो LS ऑफ S क्या हो गया, R3X। Thus the LS of S is R3X। तो वो क्या बोल रहा है कि लीनियर स्पैन ऑफ S इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 और लेस विथ रियल कोफिशिएंट विच इज डिनोटेड एज R3X। कंप्लीट उन पॉलिनोमियल का सेट आ गया जो पॉलिनोमियल डिग्री 3 और उससे लेस है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड स्पैनिंग सेट ऑफ W equal to A belongs to R 3 cross 3 such that A transpose equal to A and trace of A equal to 0 and summation I equal to 1 to 3 A I j equal to 0 j equal to 1 2 3। ठीक है, तो देखो इस सब स्पेस का हमें स्पैनिंग सेट निकालने बोल रहा है। और देखो इस सब स्पेस में तीन कंडीशन है, दिख रहा है। पहली कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि ट्रेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन भी दे रखी है, तीसरी दे रखी है कि रो सम क्या होना चाहिए, रो सम 0 होना चाहिए। क्लियर, तो हमें ऐसी मैट्रिक्स बनानी है और फिर बताना है कि ये मैट्रिक्स का स्पैनिंग सेट क्या होगा। देखो इससे और अच्छे से क्लियर होगा, ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है। हमने ले ली कोई मैट्रिक्स, रैंडम मैट्रिक्स ABCDEFGHI। अब इसके कंडीशन के हिसाब से इस मैट्रिक्स में चेंज करते जाओ। ठीक है, तो इसको मान लो कि ये ए ट्रांसपोज है, तो इसको क्या लिखना है, इसको इक्वल टू ए लिखना है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो इसको अब क्या करो, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक, अगर ये मैट्रिक्स को कैसा बना दो, सिमेट्रिक, तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी सी और डी की जगह पर, इसके जगह पे वापस से बी ई एफ और जी की जगह पर क्या आ जाएगा, सी, एच की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ, एंड आई की जगह पे आई। तो देखो ऑटोमेटिकली डी जी और एच, ये तीन एलिमेंट हट गए ना यहाँ से, इसके इस सब स्पेस से ये तीन एलिमेंट कम हो गए। अब और कंडीशन लगानी है हमें। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ट्रेस 0 होना चाहिए। अब क्या हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना ली, नेक्स्ट चाहिए हमें ट्रेस 0। ट्रेस 0 के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0। तो ए बी सी बी ई एफ सी एफ, अब हमें क्या चाहिए, ट्रेस 0। तो ट्रेस 0 कैसे आएगी, यहाँ पे ए और ई है, तो इस एंट्री में अगर हम माइनस ए प्लस ई कर दें, अगर इन दोनों एलिमेंट को माइनस कर दे तो ट्रेस 0 हो जाएगा। तो यहां से देखो आई किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के, है ना। यहाँ पे डी किसके इक्वल आ गया था, बी के, जी आ गया था सी के इक्वल, एंड एच आ गया था एफ के इक्वल, और यहाँ आई आ गया माइनस ई के इक्वल। क्लियर, तो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी भी लग गई कि ट्रेस जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, लगाने के बाद हमारी मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट अभी भी है। थर्ड कंडीशन क्या है कि समेशन आई इक्वल टू 0 to 3 ए आई जे इक्वल टू 0, यानी रो सम 0 चाहिए, रो सम भी कैसी चाहिए, 0 चाहिए। तो देखो
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, बी प्लस ई प्लस एफ भी 0 चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, एंड यहां से आ जाएगा एफ इक्वल टू माइनस बी माइनस ई। तो देखो सी की वैल्यू क्या है, माइनस ए माइनस बी, और एफ की माइनस बी माइनस ई। थर्ड कंडीशन देखो, सी प्लस एफ माइनस ए माइनस ई इक्वल टू 0। यहाँ पे सी की वैल्यू रख दो, ये सी की वैल्यू यहाँ उठाकर रखते हैं तो क्या आएगा, माइनस ए माइनस बी प्लस एफ की वैल्यू क्या है, माइनस बी माइनस ई, फिर माइनस ए माइनस ई इक्वल टू 0। तो ये यहां से क्या आ गया, -2a -2b -2e। दिस इम्प्लाई, माइनस कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले ले तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस ई इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या बनी, ए प्लस बी प्लस ई इक्वल टू 0। यहां से e की वैल्यू क्या आई, माइनस ए माइनस बी। ठीक है, और c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू भी थी माइनस ए माइनस बी, और f की वैल्यू क्या है, माइनस बी माइनस ई। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, माइनस बी और माइनस ई की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, यहाँ पे रख दो a प्लस बी। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो f किसके इक्वल आ गया, f इक्वल टू a आ गया, f इक्वल टू a आ गया। तो e इक्वल टू माइनस ए माइनस बी था, यहां से हम b की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, माइनस ए माइनस ई, है ना। तो अब इन सारी वैल्यूज को अपनी मैट्रिक्स में रख दो। मैट्रिक्स में क्या लिख रखना है हमें, ए बी सी। तो ए बी एज इट इज, ए बी एज इट इज, और सी की वैल्यू रखो, सी की वैल्यू क्या है, माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी। तो देखो इसका रोल सम 0 है, ए बी सी डी, डी किसके इक्वल था, देखो डी बी के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, ई किसके इक्वल है, माइनस ए माइनस बी के, तो यहाँ पे क्या गया, माइनस ए माइनस बी। एफ किसके इक्वल हो गया, एफ ए के इक्वल हो गया, तो देखो इसका रो सम भी 0 है। सिमिलरली सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी, और एच एफ के इक्वल हो गया था, एफ ए के इक्वल हो गया था, तो यहाँ ए आ जाएगा, और आई, आई किसके इक्वल हो गया था, आई माइनस ए माइनस ई के इक्वल हो गया था, और माइनस ए माइनस ई किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। बी की वैल्यू क्या है, माइनस ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, बी। क्लियर। तो देखो हमारे पास सेट में कितने एलिमेंट थे, एस में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इतने सारे एलिमेंट थे, 9 एलिमेंट थे, है ना। और जब हमने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया तो, और तो इसके स्पैनिंग सेट में कितने एलिमेंट बचे, सिर्फ 2, ए एंड बी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए, ए अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 0 -1 0 -1 1 -1 1 0 प्लस बी, 0 1 -1 1 -1 0 -1 0 1। तो एस क्या है, सबसेट हो गया एल एस का। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स को देखो, जो ऊपर कंडीशन थी वो सारी कंडीशन ये दोनों मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली आई है ना। जब हम कंडीशन लगाते गए ए बी सी पे, तो उससे ये दोनों मैट्रिक्स जनरेट हुई। देखो ये सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रही है। इसका रो सम 0 है ना, इसका रो सम 0 है, ट्रेस 0 है, और ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है।
दोनों मैट्रिक्स इन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रही है। क्लियर? तो अब समझ में आ गया होगा कि स्पैनिंग सेट क्या होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, W equal to Px belongs to R4 of X such that Px equal to P1 minus X, P0 equal to P1 आना चाहिए। तो पूछ रहा है S क्या होगा, है ना? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पी एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? R4 से, यानी 4 डिग्री पॉलिनोमियल। तो पी एक्स किसके इक्वल है? ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e एंड p1 माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? a1 माइनस एक्स का पावर 4 प्लस b1 माइनस एक्स का पावर क्यूब प्लस c1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस d1 माइनस एक्स प्लस e। तो देखो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? एक चीज ध्यान रखना, पास्कल्स ट्रायंगल ये हेल्प करेगा इस पॉलिनोमियल को ओपन करने में ऑलवेज। जैसे ये 4th डिग्री का है ना, तो इसे ऐसे ओपन करना है 1 4 6 4 1। अगर 3rd डिग्री का हो तो क्या हो जाता है? 1 3 3 1 1 2 1 1 1 एंड 1। इसे हम क्या कहते हैं? पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, देखो ये कैसे हेल्प करेगा हमारी। अब हमें क्या करना है? इस पॉलिनोमियल को ओपन करना है। तो ये क्या आ जाएगा? ए 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, इसे ओपन करना है तो क्या करोगे? 1 माइनस ये क्या है? 4 4 एक्स प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 4x³ प्लस x4। देखो इजिली ओपन हो गया ना। बस याद रखना है 1 4 6 4 1। सिमिलरली प्लस b 1 माइनस 3x प्लस 3x² माइनस x³ प्लस c 1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस x² माइनस 2x प्लस d 1 माइनस x प्लस e। और हमारे पास कंडीशन क्या है? px इक्वल टू p1 माइनस x। तो इनका आप क्या करना है? हमें कोफिशिएंट कंपेयर करना है। तो a किसके इक्वल हो जाएगा? px में a किसके इक्वल हो जाएगा? a के इक्वल रहेगा। b क्यूब का कोफिशिएंट है ना? तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? -4a और -b, और बाकी किसी में क्यूब नहीं है। तो b किसके इक्वल हो गया? -4a माइनस b के। c देखो, c किसका कोफिशिएंट है? x² का। तो यहाँ पे क्या आ गया? 6a प्लस 3b प्लस c, है ना? तो c किसके इक्वल हो गया? c इक्वल टू 6a प्लस 3b प्लस c। तो यहां से c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 6a प्लस 3b इक्वल टू 0। This imply 2a plus b equal to 0. This imply b equal to -2a। b किसके इक्वल हो गया? -2a के। नेक्स्ट है d। d x का कोफिशिएंट है। तो देखो यहां से -4a -3b -2c -d। तो लिखो यहाँ
d इक्वल टू -4a -3b -2c -d। एंड e किसके इक्वल हो गया? e कांस्टेंट टर्म है, तो यहां हो जाएगा e a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। ठीक, तो e किसके इक्वल हो गया? a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e के। ठीक है, तो यहां से e भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 0, है ना। अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये a के इक्वल है, b किसके इक्वल है? -4a -b के, और फिर b किसके इक्वल है? -2a के। अब यहां से देखो, यहाँ पर d है और यहाँ पे d है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2d इक्वल टू -4a -3b -2c, और 3b की क्या वैल्यू है? -2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2d इक्वल टू -4a, और -3 में -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? +6a, तो यहाँ से क्या आ गया? +6a -2c, है ना। और इनको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? 2d इक्वल टू 2a -2c, 2 कैंसल, तो d इक्वल टू a -c। तो अभी तक क्या बना? d इक्वल टू a -c, b इक्वल टू -2a, a इक्वल टू a। क्लियर? और हमारे पास क्या इक्वेशन थी? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसमें सारी वैल्यूज रख दो जो हमें अभी तक मिली है। a की वैल्यू क्या मिली? a, b की वैल्यू क्या मिली? -2a, c की वैल्यू c रहने देते हैं, और d की वैल्यू क्या मिली? a -c इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है? a और -2a खत्म, c 0 इक्वल टू 0। तो सारे टर्म क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो यहां से हमें क्या मिल गया? p ऑफ x इक्वल टू ax4, b की वैल्यू क्या थी? -2ax3, c की वैल्यू एज इट इज c थी, और d की वैल्यू मिली थी a cx, और e की वैल्यू e थी। अब क्या कंडीशन है? p0 इक्वल टू p1, तो p0 रखोगे, इस इक्वेशन में 0 रखोगे तो क्या बचेगा? e, और 1 रखोगे तो क्या होगा? a -2a प्लस c प्लस a -c प्लस e। अब देखो कैंसिल करो, a c -c, तो यहां से क्या बच गया? e इक्वल टू e, है ना। तो यहां से w क्या आ गया? w इक्वल टू ax4 -2ax3 प्लस cx² प्लस a c x plus e, such that ACE belongs to R. Then A x4 minus 2x cube plus x plus c x square minus x plus e। तो यहाँ से स्पेनिंग सेट s क्या बन गया? x4 minus 2x cube plus x square minus x and 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या था? W इक्वल टू पी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, और पी एक्स इसके इक्वल था P1 माइनस एक्स के, और P0 इक्वल टू P1। तो इसके लिए हमारे पास स्पैनिंग सेट क्या आ गया? S इक्वल टू x4 माइनस 2x टू द पावर क्यूब प्लस x एंड x स्क्वायर माइनस x एंड 1। तो आज बस इतना ही करते हैं। कल हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेट पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।